नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं आरोह भाग 1 पुस्तक का ये चैप्टर। ये बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है, भावनाओं से परिपूर्ण चैप्टर है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और पाएंगे कि इस चैप्टर से जुड़ी सारी शंकाएं आपकी दूर हो जाएंगी। नमस्कार, आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं आज के युग के राइटर शेखर जोशी की बेहतरीन रचना गलता लोहा। शुरू करते हैं। इस पाठ का उद्देश्य, इस पाठ को पढ़ने के बाद हम लोगों को ये पता चलेगा कि गलता लोहा का लाक्षणिक अर्थ क्या होता है। देखिए, लोहा बड़ा ही सख्त धातु होता है। उसे पिघलाने के लिए, उसे गलाने के लिए 1600 डिग्री से लेकर 2400 डिग्री तक की गर्मी देनी पड़ती है, तब जाकर लोहा पिघलता है। और यहाँ गलता लोहा का लाक्षणिक अर्थ ये है कि लोहा जैसा सख्त धातु होता है, वैसी ही जाति प्रथा भी बहुत सख्त हुआ करती थी। लेकिन इस पाठ में जाति प्रथा पिघल रही है, कम हो रही है। वो कैसे, हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। शिक्षकों को समदर्शी होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि एक शिक्षक को सभी स्टूडेंट के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, अवसर सभी स्टूडेंट्स को देना चाहिए, प्रेरणा सभी स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक मास्टर त्रिलोक सिंह ब्राह्मण वर्ग के मोहन को अत्यधिक महत्व देते हैं और दलित जाति के धनाराम को उतनी तवज्जो नहीं देते। आंखें बंद करके भरोसा करना मूर्खता होती है। देखिए, इस पाठ में वंशीधर, जो इस पाठ के नायक मोहन के पिताजी हैं, अपने बेटे मोहन को रमेश नाम के एक युवक के साथ लखनऊ भेज देते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये रमेश मेरे बेटे को पढ़ा लिखा देगा। लेकिन होता ठीक इसके विपरीत है। इसीलिए आंखें बंद कर कर कभी भी किसी पर भरोसा ना करें। जातिगत भेदभाव और पूर्वाग्रहों से ऊपर उठे। जातिगत भेदभाव ये आपको हमेशा पीछे धकेलेंगे और पूर्वाग्रह, प्रिजुडाइस, या आपके मन में पहले से कोई धारणा बन गई है, उससे ऊपर उठिए। क्योंकि आप जमाने को आज के हिसाब से देखिए। समस्या का समाधान 100% निकलता है। इस पाठ में पाठ का नायक मोहन तरह तरह की समस्याओं का सामना करता है और एक समय ऐसा आता है कि वो समस्याओं से समझौता कर लेता है, लेकिन समस्या का समाधान निकालने की कोशिश नहीं करता। अगर वो समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करता तो शायद उसके जीवन स्तर पर आज बहुत ही सुख सुविधाएं उपलब्ध हुई होती। लेखक परिचय। इनका जन्म सन 1932 अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ। इस वीडियो के बनने तक ये जीवित हैं और इनको जो सम्मान प्राप्त हुआ है वो है पहल सम्मान। ये बहुत ही फेमस राइटर हैं। आप इनकी रचनाओं को, वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़िएगा। अब हम लोग आ जाते हैं पाठ की पृष्ठभूमि पर, बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। देखिए, इस पाठ में हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जाति अभिमान बेमानी हो जाती है। देखिए, ब्राह्मण वर्ग इस सोसाइटी का सबसे ऊंचा वर्ग है और लोगों को इसका अभिमान होता है, लेकिन मोहन ब्राह्मण होते हुए भी वो अपनी जाति पर अभिमान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी पढ़ाई लिखाई ही कुछ इस तरीके से हुई है। वह अपने लुहार मित्र धनाराम के आफर में बैठकर, आफर कहने का मतलब है वो कार्यशाला जहां लोहे का काम किया जाता है, वहां पर बैठकर लुहारी का काम करता है। ठीक है? और उसमें अपनी कुशलता दिखाता है। इसमें मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार को झूठा साबित करता है और कर्म को ही सब कुछ मानता है। अब आ जाते हैं हम लोग इस पाठ के पात्र परिचय, कैरेक्टर्स कौन-कौन से हैं। देखिए, इस पाठ का जो नायक है उसका नाम है मोहन तिवारी। फेमसली ये मोहन के नाम से फेमस है इस पाठ में, और इसके पिता है वंशीधर तिवारी। ये पुरोहिताई का काम करके अपना पेट पालते हैं। पुरोहिताई अर्थात पूजा पाठ करते हैं लोगों के घर घर जाकर और इनसे इनकी रोजी रोटी चलती है। ये निर्धन है। एक और पात्र हैं मास्टर त्रिलोक सिंह। जी हाँ, ये मास्टर त्रिलोक सिंह ऐसे हैं जो मोहन की बड़ी तारीफ करते हैं, उन्हें मॉनिटर बना देते हैं, उससे सारे सवाल पूछते हैं, मेधावी छात्र मानते हैं और वास्तव में मोहन मेधावी छात्र है भी। लेकिन ये जो मास्टर त्रिलोक सिंह है उनका व्यवहार समदर्शी नहीं है। वो दलित और खेतिहर और मजदूर के बच्चों के प्रति थोड़े उदासीन दिखाई पड़ते हैं। ये है रमेश। ये लखनऊ में किसी कार्यालय में क्लर्की का काम करता है और अपने फायदे के लिए ये
मोहन को अपने साथ शहर ले आता है, उसके पिता से ये कहकर कि उसका दाखिला अच्छे स्कूल में करवा देगा, लेकिन एक साधारण से स्कूल में उसका दाखिला करवाता है और मोहन से नौकरों जैसा काम लेता है। ये है धनराम। मोहन और धनराम एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। इसकी पढ़ाई क्लास 3 में ही छूट जाती है। और ये है गंगाराम, धनाराम के पिताजी, जो पेशे से लुहार है, और क्लास 3 के बाद ये अपने पिता गंगाराम के साथ उनके ऑफर में बैठने लगता है। और ये है इस कहानी का अंतिम चित्र, जिसमें ये जो धनाराम बैठा हुआ है, ये देखकर विस्मित हो जा रहा है कि ये व्यक्ति जो मोहन है, वो लुहार का काम कर रहा है और एक लोहे को गोल रूप दे देता है। कहानी की रूपरेखा देखिए। इस कहानी को समझने के लिए आप इन 3 बिंदुओं को ध्यान में रखिए। मोहन का धनाराम के पास जाना, मोहन धनाराम के पास जाता है और अपने हँसुए की धार को तेज कराता है। वहीं पर मोहन और धनाराम का स्कूली जीवन से अब तक की बातचीत होती है और फिर मोहन का लोहे की छड़ को गोलाकार रूप देना। ये 3 रूपरेखा आप याद रखिए, कहानी इसी में है। अब हम लोग आ जाते हैं पाठ के सार पर। आप इस पाठ के सार को ध्यान से सुनने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और विजुअलाइज कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं। किसी भी बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको मेरे उच्चारण में कोई त्रुटि नजर आए या आप कुछ ना समझ पाए तो वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए। आपकी सारी डाउट्स दूर हो जाएंगी। देखिए, मोहन के पिता वंशीधर तिवारी पुरोहिती का काम करते हैं। लोग उनके ज्ञान, भगवत भक्ति और संयम के कारण उन पर विशेष श्रद्धा रखते हैं। लेकिन अब वे वृद्धावस्था में हैं और व्रत, उपवास, यजमानों के यहाँ जाकर पूजा पाठ करना उनके लिए कठिन हो चुका है। इसलिए उन्होंने अपने बेटे मोहन को सुनाया कि वे चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने नहीं जा सकते। उन्होंने अपने बेटे को इसलिए ये सुनाया ताकि मोहन आगे आए और अपने पिता से कहे कि ठीक है, आप मत जाइए, मैं चंद्रदत्त के यहाँ जाकर रुद्री पाठ करके आ जाता हूँ। लेकिन मोहन ने ऐसा कुछ नहीं किया। मोहन ने उनका आशय समझ लिया, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। उसने पिता का भार हल्का करने के लिए और आर्थिक उन्नति के लिए, फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट के लिए हसुआ उठाया ताकि खेतों के किनारे उगाई झाड़ियों को साफ कर सके, लेकिन हसुए की धार नहीं थी। उसकी धार तेज कराने के लिए वह धनाराम लोहार के यहाँ पहुंचा। इतनी बात समझ में आई? वो धनाराम लोहार के यहाँ पहुंचा ताकि वो हसुए की धार तेज कर सके और खेतों के किनारे उगाई झाड़ियों को साफ कर सके। खेती बाड़ी करके वो रोजी रोटी कमाना चाहता था, लेकिन पुरोहिताई के काम में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। धनाराम से उसकी बातचीत और अतीत की यादें अब यहाँ से शुरू होती है। देखिए, धनाराम उसका सहपाठी रहा था, क्लासमेट रहा था और लुहार जाति का था। पहले तो मोहन को अपने यहाँ देखकर वह थोड़ा विस्मित हुआ और कहने लगा, किसी से भिजवा देते, आपको आने की क्या जरूरत थी। मोहन ने उसकी बातें सुनी और एक खाली कनस्तर पर बैठ गया। कनस्तर अर्थात एक बड़ा सा बर्तन होता है, उसको उलटकर वह बैठ गया और उसका काम देखने लगा। अचानक दोनों को अपने स्कूल के मास्टर त्रिलोक सिंह की याद आ गई। वे हंस हंसकर उन्हें याद करने लगे। मास्टर त्रिलोक सिंह मोहन को पसंद किया करते थे। उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। उसके हाथों से पढ़ाई लिखाई में कमजोर लड़कों को सजा दिलवाते थे। मोहन के सुनहरे भविष्य की बातें किया करते थे। वास्तव में मोहन बड़ा ही मेधावी छात्र हुआ करता था। दूसरी तरफ धनाराम का गणित में कमजोर होना और मास्टर जी से पिटाई खाना, सब बात उन्हें याद आने लगी। यहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनाराम के साथ अन्याय किया। धनाराम को 13 का पहाड़ा, पहाड़ा अर्थात टेबल, याद नहीं होता था। वह मार खाने पर भी 13 का पहाड़ा नहीं सीख सका। तब मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे व्यंग्य से कहा, कमेंट करते हुए कहा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, लोहा, उसमें विद्या का ताप कहां से लगेगा। यह कहकर मास्टर जी ने उसे 5-6 दरातियां धार लगाने के लिए दे दी। दरातिया एक प्रकार का औजार। यह सुनकर धनाराम को यकीन हो गया कि मैं छोटी जाति का हूं तथा पढ़ाई लिखाई मेरे बस की बात नहीं है, और यही कारण था कि वह ब्राह्मण वर्ग के मोहन का समकक्ष या क्लासमेट होने पर भी कभी भी उसे अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। इस तरह उसकी पढ़ाई लिखाई
छूट जाती है और तभी से वह अपने पिता गंगाराम के साथ धौकनी फूंकने, सान लगाने, घन चलाने आदि के काम में लग गया, अर्थात लुहारी के काम में लग गया। उसके पिता भी काम ठीक से न करने पर उसे पीटते थे। एक दिन ऐसा भी आया जब गंगाराम चल बसे और धनाराम उनकी जगह लोहार का काम करने लगा। इधर मोहन को प्राइमरी शिक्षा पूरी करते ही छात्रवृत्ति मिल गई, स्कॉलरशिप मिल गई, क्योंकि वो मेधावी छात्र था। इससे उत्साहित होकर उसके पिता ने सोचा कि वह उसे पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाएगा, अतः आगे की पढ़ाई के लिए उसे स्कूल भेज दिया। लेकिन वह स्कूल गांव से 4 मील दूर था। रास्ते में 2 मील की ऊंची चढ़ाई थी, बीच में एक नदी थी। फिर भी मोहन स्कूल जाता। वह थका मांदा घर वापस आता तो उसके पिता उसे प्रेरक प्रसंगों से, मोटिवेशनल एनेक्डोट से उसे उत्साहित करते थे। एक दिन वापसी के समय जब वह नदी पार कर रहा था, तभी पानी बढ़ गया। जैसे तैसे वह सुरक्षित तो पहुंच गया, परंतु उस दिन से उसके पिता बहुत डर गए। उन्हीं दिनों उनके बिरादरी का एक युवक रमेश लखनऊ से गांव आया हुआ था। मोहन के पिता ने मोहन के पढ़ाई के बारे में उसके सामने चिंता प्रकट की। रमेश ने उनके साथ सहानुभूति प्रकट की और मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जाने की बात कही। उसने कहा कि जहां घर में 4 प्राणी रहते हैं वहां 5वां भी रह लेगा। बड़े शहर में रहकर इसकी पढ़ाई अच्छे तरीके से हो जाएगी। वंशीधर को जैसे भगवान मिल गए हों, उन्होंने मोहन को रमेश के साथ लखनऊ भेज दिया और इस तरह से मोहन के जीवन का दूसरा अध्याय शुरू होता है। रमेश और उसके परिवार के सदस्यों ने मोहन से नौकरों की तरह काम लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह पड़ोसियों के भी काम करने लगा। मोहन के बहुत कहने पर कुछ दिनों बाद उसे एक साधारण से स्कूल में डाल दिया गया। लेकिन घर के कामों के बोझ के कारण गांव का मेधावी छात्र शहर में अपनी विशिष्ट पहचान नहीं बना सका। वह जैसे तैसे केवल उत्तीर्ण होता रहा, पास होता रहा। गर्मी की छुट्टियों में भी रमेश मोहन को अपने यहाँ ही रख लेता था, ताकि उसकी घर गृहस्थी सुविधा से चलती रहे और उसके पिता को यह संदेश भिजवाकर संतुष्ट किया जाता कि अगली कक्षा की तैयारी के लिए उसे गांव नहीं भेज रहे हैं। मोहन ने हर परिस्थिति से समझौता करना सीख लिया था। वह अपने पिता को सच्चाई बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं पास करने के बाद रमेश ने उसे आगे नहीं पढ़ाया। कहा कि बीए, एमए करके लोग बेकार घूमते हैं, अतः उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया गया। घर की दिनचर्या पहले की तरह ही चलती रही। 1.5-2 साल बाद वह पूरी तरह बेकार हो गया और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। इधर वंशीधर गांव में हर किसी को मोहन के बारे में यही बताते ही थे कि वह बड़ा अफसर बनकर घर लौटेगा, परंतु जब उन्हें वास्तविकता का पता चला तो वे खून के आंसू रोने लगे। सच्चाई जानने के बाद भी जब धनाराम ने उनसे मोहन के बारे में पूछा तो उन्होंने फिर से झूठ बोलते हुए कहा कि उसकी सेक्रेटेरिएट में नियुक्ति हो गई है। इस पर धनाराम ने उनसे यही कहा, मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। धनाराम का यह कथन उन्हें बहुत देर तक कचोटता रहा। अब पुनः आ जाते हैं धनाराम के ऑफर में। ऑफर अर्थात एक ऐसा स्थान, एक ऐसी कार्यशाला, एक ऐसा वर्कशॉप जहां लोहे का काम होता हो। मोहन और धनाराम अपने स्कूल की बातें याद करते करते कहीं खो गए थे। प्रायः ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले के लोगों के यहाँ बैठते नहीं, वे खड़े खड़े बात निपटा लेते हैं। परंतु मोहन धनाराम की कार्यशाला में जमकर बैठ गया और उसे काम करते हुए देखने लगा। धनाराम अपने काम में लगा रहा। वह लोहे की एक मोटी छड़ को भट्ठी में गलाकर गोल कर रहा था, किंतु वह छड़ निहाई पर ठीक से फंस नहीं पा रही थी। इस कारण लोहा ठीक ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। यह देखकर मोहन अपनी जगह से उठा। उसने कुशलतापूर्वक लोहे को स्थिर किया तथा नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते गोला बना दिया। मोहन ने यह काम इतनी कुशलता और स्फूर्ति से किया कि धनाराम उसे देखता रह गया। धनाराम को इससे भी बड़ी हैरानी इस बात की हुई कि ब्राह्मण लड़के ने लोहार का काम करना कैसे स्वीकार कर लिया। इधर मोहन इन सब से परे लोहे की छल्ले की गोलाई जांच रहा था। उसकी आंखों में सृजन की चमक थी तथा प्रशंसा पाने का भाव। अब देखिए, यहाँ ये जानने को मिल रहा है कि ब्राह्मण वर्ग का लड़का मोहन
जो पढ़ने में अति मेधावी था, लेकिन परिस्थितियाँ उनके अनुकूल ना हो पाने के कारण उसने तकनीकी स्कूल में दाखिला लिया और वहाँ लोहे का काम सीखा। और अब वो पुनः जब अपने गाँव आ जाता है और अपने मित्र धनाराम के पास जाता है और अपने मित्र धनाराम को देखता है कि वह एक लोहे के छड़ को गोल रूप देने में असमर्थ हो रहा है, तो वह उसे गोल रूप दे देता है। अर्थात ब्राह्मण पुरोहिताई के काम को त्याग कर लुहारी का काम कर रहा है और इस तरीके से जाति रूपी लोहा जो बड़ा सख्त हुआ करता था, धीरे धीरे गल रहा है, पिघल रहा है। गलता लोहा पाठ से प्रश्नावली। कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। देखिए, धनाराम लोहार पिता का बालक था। उसके दिमाग में गणित नहीं बैठता था, उसे 13 का पहाड़ा याद ही नहीं होता था। मास्टर त्रिलोक सिंह जब भी उससे 13 का पहाड़ा पूछते तो कहीं न कहीं गलती कर देता। इसलिए एक दिन मास्टर ने उनसे कह दिया कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा पड़ा है, उसमें विद्या का ताप कहाँ से लगेगा? और दूसरी तरफ उसके पिता गंगाराम भी उसे पीटा करते थे जब वो लुहारी का काम अच्छे से नहीं करता था। तो इस तरीके से हम लोग ये जान पाते हैं कि धनाराम एक साथ दो विद्याएं सीख रहा था, पढ़ाई की विद्या भी तथा लुहार कर्म भी। धनाराम मोहन को अपना प्रतिद्वंद्वी क्यों नहीं समझता था? देखिए, धनाराम के मन में ये बात गहराई तक बिठा दी गई थी कि तू दलित जाति का है, छोटी जाति का है, पढ़ाई लिखाई तेरे बस की बात नहीं है। मोहन ब्राह्मण है और ब्राह्मणों के पास ये अधिकार है कि वो पढ़ लिख लेंगे। ब्राह्मण विशिष्ट होते हैं और मोहन अपनी स्थिति भी देखता है। उसे लगता है, अरे मुझसे तो 13 का पहाड़ा भी याद नहीं हो रहा और ये मोहन तो इतने टैलेंटेड है कि सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो वो मान चुका है कि जो छोटी जाति के लोग होते हैं वो पढ़ने लिखने में श्रेष्ठ नहीं बन सकते। इसीलिए धनाराम मोहन को अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं मानता था। धनाराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? देखिए, धनाराम को मोहन के उस व्यवहार पर आश्चर्य होता है जब वो उसके आफर में आता है। नॉर्मली कोई ब्राह्मण आदमी शिल्पकार टोले में जाता नहीं है। वो गया, वो वहां बैठा, वो उससे बहुत सारी बातें किया और फिर एक लोहे की छड़ को गोलाकार रूप दे दिया। लोहे की छड़ को गोलाकार रूप देना उसके लिए उतने विस्मित करने वाली बात नहीं है जितना कि एक ब्राह्मण व्यक्ति का लुहारी का काम करना। मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है? देखिए, मोहन एक निश्चित लक्ष्य लेकर रमेश के साथ लखनऊ गया कि वो वहां जाकर पढ़ाई लिखाई करेगा। उसके पिता ने भी यही सोच रखी थी। भाग्य ने या दूसरे लोगों ने कुछ और ही सोचा था। रमेश उससे नौकरों जैसा काम लेना शुरू करता है। वह नौकर के रूप में ही उसके सामने प्रस्तुत हो गया। उसके बाद रमेश ने अपने दोस्तों के सामने ये बताने में भी लज्जा का भाव महसूस किया कि ये मेरे रिश्तेदार है या ये मेरा दूर के रिश्ते का भाई है। तो इस तरीके से उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं और वो जो बीए एमए करके कुछ बड़ा अफसर बनना चाहता था, वो तकनीकी स्कूल में दाखिला लेता है और अपना जीवन बर्बाद कर लेता है या उसका जीवन बर्बाद कर दिया जाता है। इसीलिए यहाँ लेखक ने उसके जीवन को एक नया अध्याय के रूप में बताया है। मास्टर त्रिलोक के किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है और क्यों? जब मास्टर त्रिलोक सिंह धनराम से ये कहते हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, लोहा, विद्या का ताप कहाँ से लगेगा? ये कथन जबान की चाबुक है। देखिए, इस जबान से आप किसी को प्रेरित कर सकते हैं और इस जबान से ही आप किसी को हतोत्साहित भी कर सकते हैं। एक शिक्षक का ये परम कर्तव्य है कि वो अपने छात्रों के वृद्धि के बारे में सोचे, छात्रों के डेवलपमेंट के बारे में सोचे। जिस प्रकार हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी प्रकार क्लास के सभी बच्चों का मानसिक स्तर एक जैसा नहीं होता। ये शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है कि वो छात्रों के मानसिक स्तर पर पहुंचकर उसे पढ़ाए, उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। लेकिन ऐसे ऐसे कमेंट्स जब मास्टर त्रिलोक सिंह करते हैं तो अंत में
धनाराम ये मान ही जाता है कि मैं शायद किसी काम का नहीं हूँ, विद्या मुझे नहीं प्राप्त होगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पार्ट का टेक्स्ट और इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर पा सकते हैं। धन्यवाद।